वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ट्रांसफॉर्मर गाइस। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम चलते हैं आगे। तो देखिए, अब तक जो भी हमने पढ़ा है, इससे पहले वाले लेक्चर में जितना भी हमने ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ा है, वहां पे हमने रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं किया था। आप देख सकते हो अपना नोट्स। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को कंसिडर करने वाले हैं। तो उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट होते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक ट्रांसफॉर्मर का कोर। ट्रांसफॉर्मर के कोर में हम लगा देते हैं ये वाइंडिंग। इसे बोल रहे हैं प्राइमरी वाइंडिंग। इसे बोल रहे हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। अब हम लगा देते हैं रेजिस्टेंस। इसे बोल रहे हैं प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। साथ में लगा देते हैं एक एसी सप्लाई। इसे बोला जा रहा है सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस। ये लगा हुआ है लोड के साथ, क्योंकि सेकेंडरी में हमने क्या कनेक्ट किया हुआ है, लोड। यहाँ पे एसी सप्लाई है V1। ये प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है R1। I1 जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो हो रही करंट है। नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी में N1। EMF कितना इंड्यूस हो रहा है प्राइमरी वाइंडिंग में, E1। सिमिलरली R2 है सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस V, या सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए I2 है सेकेंडरी वाइंडिंग की करंट। N2 है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग। E2 है EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी वाइंडिंग। और VT क्या है, लोड के क्रॉस का वोल्टेज। तो अब यहाँ पे हमने रेजिस्टेंसेस को भी कंसीडर कर लिया है। तो एक रेजिस्टेंस की वजह से क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट रेजिस्टेंस की वजह से क्या देखने को मिलेगा, वोल्टेज ड्रॉप। जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं IR से। दूसरा हमें क्या देखने को मिलेगा, कॉपर लॉस, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है I²R से। करेक्ट। तो अगर आपसे बोले कोई कि प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मुझे बताइए, सॉरी प्राइमरी वाइंडिंग का कॉपर लॉस मुझे बताइए कितना होगा, तो क्या लिखोगे आप, प्राइमरी कॉपर लॉस, ये हो जाएगा I1²R1। सिमिलरली अगर सेकेंडरी वाइंडिंग का कॉपर लॉस कोई लिखने को बोलता है तो कैसे लिखोगे आप, सेकेंडरी कॉपर लॉस, ये हो जाएगा I2²R2। तो अगर हमें पूरे ट्रांसफॉर्मर का कॉपर लॉस निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी कॉपर लॉस को सेकेंडरी कॉपर लॉस को ऐड करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो रहा है कि हम पहले प्राइमरी का कॉपर लॉस निकाल रहे हैं, फिर सेकेंडरी का कॉपर लॉस निकाल रहे हैं, फिर पूरे ट्रांसफॉर्मर का हमें चाहिए तो दोनों को ऐड करना पड़ रहा है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस मेथड का यूज करते हैं। यानी कि हम किसी एक वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को दूसरी साइड ट्रांसफर कर देते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी साइड। तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमें दोनों रेजिस्टेंस एक साइड मिल जाएंगे और हम उन दोनों रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे तो हमें एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए कि हम अपना रेजिस्टेंस ट्रांसफर कर रहे हैं प्राइमरी साइड, यानी कि R2 रेजिस्टेंस जो है उसे हम भेज रहे हैं कहां पे, प्राइमरी साइड। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, व्हेन वी ट्रांसफर रेजिस्टेंस R2 to
to primary winding of transformer. प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस R2 को सेकेंडरी से प्राइमरी साइड ट्रांसफर कर रहे हैं ताकि हम कैलकुलेशन को आसान बना सकें। कैसे हम कैलकुलेशन को आसान बनाएंगे देखिएगा। बट एक चीज मुझे बताइए कि रेजिस्टेंस को हम अब सेकेंडरी साइड से प्राइमरी साइड भेज रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, जो कॉपर लॉस है वो तो बदलना नहीं चाहिए। जो कॉपर लॉस R2 में सेकेंडरी साइड हो रहा था वही सेम कॉपर लॉस हमें तब भी मिलना चाहिए जब हमने R2 को प्राइमरी साइड ट्रांसफर कर दिया है। मतलब कॉपर लॉस अगर बदल गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए हम चाहते हैं कि कॉपर लॉस क्या रहे, सेम रहे। तो जितना सेकेंडरी साइड कॉपर लॉस हो रहा था, कितना हो रहा था, I2 स्क्वायर R2, उतना ही कॉपर लॉस कब रहे, जब हमने रेजिस्टेंस को R2 को प्राइमरी साइड भेज दिया था। तो मान लीजिए कि जब हमने रेजिस्टेंस को सेकेंडरी से प्राइमरी साइड भेजा तो पहले R2 था, फिर ये हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे R2 डैश से, R2 डैश, करेक्ट। अब रेजिस्टेंस R2 हमारा प्राइमरी साइड चला गया है जिसे हम R2 डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और प्राइमरी साइड करंट कितनी है। अब मुझे बताइए R2 को हमने प्राइमरी साइड भेज दिया तो अब किस करंट की वजह से कॉपर लॉस होगा, I1 करंट की वजह से। तो I1 स्क्वायर, करेक्ट, मतलब I2 स्क्वायर R2 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर R2 डैश। अब यहां से हमें R2 डैश की वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा देखिए, R2 डैश इज इक्वल टू I2 बाई I1 का स्क्वायर इंटू R2। R2 डैश क्या है, when resistance secondary resistance R2 referred to primary। तो R2 क्या हो गया, R2 डैश। अब एक रिलेशन मैंने कल आपको लिखवाया था जब हम फेजर डायग्राम पढ़ रहे थे, क्या था रिलेशन वो, E2 बाई E1 इज इक्वल टू N2 बाई N1, सॉरी, N2 बाई N1 इज इक्वल टू I1 बाई I2 इज इक्वल टू क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K। बट हमारे पास यहाँ पे कौन सा टर्म है, I2 बाई I1, इसको रिवर्स कर दीजिए। सो I2 बाई I1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन K। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे R2 डैश क्या हो जाएगा, 1 बाई K स्क्वायर इंटू R2। मतलब अब रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम क्या करेंगे, टर्न्स रेशियो के स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देंगे अगर हम उसे सेकेंडरी से प्राइमरी साइड ट्रांसफर कर रहे हैं, करेक्ट। अब मुझे बताइए, अब तो प्राइमरी साइड टोटल कितने रेजिस्टेंस हो गए, टोटल रेजिस्टेंस इन प्राइमरी साइड, पहले तो सिर्फ प्राइमरी साइड में कौन सा रेजिस्टेंस था, R1। अब हमने R2 को भी प्राइमरी साइड ट्रांसफर कर दिया तो अब हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं, प्राइमरी रेजिस्टेंस है R1 वो तो है ही, प्लस हमने सेकेंडरी को भी ट्रांसफर कर दिया, तो अब सेकेंडरी रेजिस्टेंस यानी कि R2 प्राइमरी में पहुंचने के बाद क्या हो गया, R2 डैश। एक और चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि टोटल रेजिस्टेंस रेफर्ड टू प्राइमरी साइड हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं R01 से, और टोटल रेजिस्टेंस रेफर्ड टू सेकेंडरी साइड को रिप्रेजेंट किया जाता है R02 से। तो यहाँ पे देखिए R01 क्या हो गया हमारा, R1 प्लस R2 डैश, और R01 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डैश की जो वैल्यू है हमने कितनी निकाली है, R2 डिवाइडेड बाई K स्क्वायर। तो हमेशा याद रखिएगा अगर हम रेजिस्टेंस को सेकेंडरी से प्राइमरी साइड भेज रहे हैं तो हमें हमेशा K स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। K है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। चलिए अब हम
प्राइमरी से सेकेंडरी साइड ट्रांसफर करते हैं रेजिस्टेंस को व्हेन resistance is transferred from secondary to primary side, sorry, primary to secondary na, from primary to secondary side. तो हम जानते हैं इस प्रोसीजर के दौरान जो कॉपर लॉस है वो सेम होना चाहिए। तो प्राइमरी में कॉपर लॉस कितना हो रहा था, I1 स्क्वायर R1, और जब हम सेकेंडरी में पहुंच गए तो सेकेंडरी करंट कितनी है I2, तो I2 स्क्वायर, और ये रेजिस्टेंस को हमने सेकेंडरी में भेजा तो R1 चेंज हो गया R1 डैश में, और हमें इसी R1 डैश की वैल्यू चाहिए। तो R1 डैश इज इक्वल टू I1 बाई I2 का स्क्वायर इंटू R1, और I1 बाई I2 को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर देखिए I2 बाई I1 अगर 1 बाई के है तो I1 बाई I2 क्या हो जाएगा K। सो R1 डैश इज इक्वल टू K स्क्वायर इंटू R1, यानी कि अगर हम प्राइमरी रेजिस्टेंस को सेकेंडरी साइड ट्रांसफर कर रहे हैं तो K स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस रेफर्ड टू सेकेंडरी। अब टोटल रेजिस्टेंस रेफर्ड टू प्राइमरी को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे R01 से, तो टोटल रेजिस्टेंस रेफर्ड टू सेकेंडरी को हम रिप्रेजेंट करेंगे R02 से। पहले सेकेंडरी में रेजिस्टेंस था R2, फिर प्राइमरी का भी आ गया दैट इज R1 डैश। तो R02 कितना हो गया, R2 प्लस R1 डैश, तो R02 इज इक्वल टू R2, R1 डैश को क्या लिख सकते हैं K स्क्वायर R1, K स्क्वायर R1। तो ये रिलेशन एक बन गया जो हम आगे यूज करेंगे, करेक्ट। तो याद रखिएगा। अब टोटल कॉपर लॉस इन प्राइमरी साइड कैसे लिख सकते हैं, या यहाँ पे मुझे बताइए अगर हमें टोटल कॉपर लॉस सेकेंडरी साइड बोला जाए निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे। सेकेंडरी साइड कौन सी करंट है I2, तो I2 स्क्वायर। अब टोटल रेजिस्टेंस रेफर्ड टू सेकेंडरी कितना है R02, तो I2 स्क्वायर R02 इज द राइट आंसर। अगर हमसे कोई पूछता है कि टोटल रेजिस्टेंस सॉरी टोटल कॉपर लॉस referred to secondary side when all the resistances are referred to secondary side कितना होगा, तो हम बोलेंगे I2 स्क्वायर R02, राइट। तो इसका फायदा क्या हुआ, हमें रेजिस्टेंस को एक साइड से दूसरे साइड ट्रांसफर करने का फायदा ये हुआ कि पहले हमें दोनों साइड के रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ रहा था, डील करना पड़ रहा था, दोनों साइड का कॉपर लॉस निकालना पड़ रहा था। बट हमारे पास एक एक रेजिस्टेंस मिल रहा है रेफर करने के बाद, तो हम उसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा। अब एक और चीज देखते हैं, मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स क्या होता है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स, मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स। मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रांसफार्मर का कोर है जिसपे हमने वाइंडिंग को वाउंड किया हुआ है। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर का कोर बना लीजिए, और इस पे वाउंड कर देते हैं हम वाइंडिंग को। प्राइमरी वाइंडिंग,
सेकेंडरी वाइंडिंग, तो सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लगा देते हैं R2। सेकेंडरी में हमने कनेक्ट किया है एक लोड, प्राइमरी रेजिस्टेंस R1। चलिए हमने एक सप्लाई कनेक्ट की है V1, ये R1, प्राइमरी करंट है I1, प्राइमरी इंड्यूस्ड EMF है E1, ये है R2, करंट जा रही है I2, इंड्यूस्ड EMF कितना है E2, और लोड के अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है वो है VT। तो मैंने जब वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर आपको पढ़ाया था तो वहां से हमने क्या देखा था कि प्राइमरी ने जो भी फ्लक्स जनरेट किया है वो कोर से होते हुए किसे लिंक करनी चाहिए, सेकेंडरी वाइंडिंग को, और ये कर भी रही है विद द हेल्प ऑफ कोर या थ्रू कोर, क्योंकि कोर का रिलक्टेंस बहुत कम होता है और फ्लक्स हमेशा लो रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करती है। जैसे कि करंट में हमने देखा था कि जो करंट है वो हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है, उसी तरह फ्लक्स लो रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करती है, यानी कि जिस पाथ का रिलक्टेंस कम होगा फ्लक्स उसी से होके जाएगी। तो फ्लक्स के आसपास क्या है, एयर, तो फ्लक्स एयर से ना होते हुए कोर से जाएगी, क्योंकि एयर का रिलक्टेंस बहुत ज्यादा होता है, कोर का रिलक्टेंस कम होता है। तो अब मुझे बताइए, प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में पावर ट्रांसफर हो रहा है ट्रांसफार्मर में, तो जो टोटल पावर ट्रांसफर है फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है, इस फ्लक्स पे। फ्लक्स ही पावर कैरी कर रही है प्राइमरी वाइंडिंग से और उसे पहुंचा रही है सेकेंडरी वाइंडिंग तक। तो हम क्या चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक करें, यानी कि जितना भी फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग ने जनरेट किया है उसमें से ज्यादा फ्लक्स जाके सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक करे, ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा पावर ट्रांसफर हो सके फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। बट क्या एक्चुअल में जितना भी फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग ने जनरेट किया है वो पूरा का पूरा जाके सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक कर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। कुछ अमाउंट का फ्लक्स जाएगा लीकेज की कैटेगरी में, यानी कि कुछ फ्लक्स जो जनरेट करेगी प्राइमरी वो सेकेंडरी तक ना जाके खुद से ही लिंक हो जाएगा। सिमिलरली यहां भी वही चीज हो रहा है सेकेंडरी में, सेकेंडरी ने जो फ्लक्स जनरेट करी है वो वापस से आके सेकेंडरी को ही लिंक कर जा रहा है, करेक्ट। अब इसे बोला जाएगा लीकेज फ्लक्स। एक सेकेंड मैं लिख देता हूं, ये है लीकेज फ्लक्स, ये भी है लीकेज फ्लक्स। अब एक चीज मुझे बताइए, क्या लीकेज फ्लक्स डीसी हो जाएगी क्या? अगर हमारी मेन फ्लक्स एसी है तो क्या लीकेज फ्लक्स डीसी हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। लीकेज फ्लक्स भी हमारी कैसी होगी, टाइम वेरिंग, यानी कि अल्टरनेटिंग फ्लक्स। तो जब ये लीकेज फ्लक्स वापस से आके सेकेंडरी को ही लिंक कर रही है तो क्या फैराडे का लॉ सेटिस्फाई हो रहा है? फैराडे ने क्या बोला था, जब कभी भी कोई भी फ्लक्स किसी भी कंडक्टर को कट करती है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो लीकेज फ्लक्स है वो वापस से सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक कर रही है, यानी कि कट कर रही है। तो यहाँ पे भी हमें एक ईएमएफ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं EX1 और सेकेंडरी में हम बोल देते हैं EX2। EX1 क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग का लीकेज ईएमएफ, राइट, और EX2 क्या है, लीकेज ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। तो अब एक चीज मुझे बताइए, हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जब इक्विवेलेंट सर्किट हम अपना बनाएंगे तो उसमें रेजिस्टेंस को तो हम R1 से शो कर देंगे और बाकी सारी चीजें शो कर सकते हैं। ये लीकेज फ्लक्स को कैसे शो किया जाएगा? तो लीकेज फ्लक्स को शो किया जाएगा रिएक्टेंस के थ्रू।
तो प्राइमरी का लीकेज रिएक्टेंस हम शो करेंगे X1 और सेकेंडरी का लीकेज रिएक्टेंस हम शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ X2। तो अब इतनी चीजें हमें पता है, तो यहाँ से हमें एक एग्जैक्ट फेजर डायग्राम निकल के आता है जो कि एसएससी जे या यूपीपीसीएल जे एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो मैं आपको बनाना बताऊंगा जब हम गेट ईएससी के लिए पढ़ेंगे। तो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनता है, चलिए देख लेते हैं। तो हाउ डू वी मेक एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट। एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट, प्राइमरी रेजिस्टेंस, प्राइमरी रिएक्टेंस, ये प्राइमरी साइड या प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पे खत्म हो रही है, ये मैग्नेटिक पाथ है, ये सेकेंडरी कॉइल यहां से मान लेते हैं स्टार्ट हो रही है, सेकेंडरी रेजिस्टेंस, सेकेंडरी रिएक्टेंस जो कि लीकेज फ्लक्स की वजह से आया है, यहां पे हमने लगा दिया लोड। सिमिलरली यहां पे हम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं क्या, V1, और नो लोड ब्रांच को हम शो कर देते हैं। नो लोड ब्रांच से क्या होगा, नो लोड करंट फ्लो होगी, तो R X, जिससे आई म्यू और आई डब्ल्यू फ्लो हो रही थी, याद करिए। तो ये है वोल्टेज V1, ये है R1, ये है JX1 यानी कि प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लीकेज फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये R0 है, ये X0 है। R0 X0 क्या है, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है इससे पहले वाले वीडियो में। नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में है N1, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में है N2, R2 सेकेंडरी रेजिस्टेंस, JX2 सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस, ये हमारा लोड है जिसके अक्रॉस वोल्टेज है V2, इसके अक्रॉस सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस जो EMF है वो है E2, प्राइमरी के अक्रॉस जो इंड्यूस्ड EMF है वो है E1। तो टोटल करंट यहाँ से जा रही है हमारी कितनी, I1, जो जिसमें से I0 यानी कि नो लोड करंट चली गई नो लोड ब्रांच में, बाकी बची कौन सी करंट, I1 डैश करंट, कल वाला लेक्चर याद करिए। तो वो चली गई आगे ताकि वो सेकेंडरी की जो फ्लक्स है उसे कैंसिल कर सके। I0 फिर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, R0 से कौन सी करंट जा रही है, IW, और X0 से कौन सी करंट जा रही है, I म्यू। तो ये हमारा बन गया एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट, करेक्ट। तो अगर आप मुझे बताइए, अगर हम टोटल इक्विवेलेंट सर्किट रेफर्ड टू प्राइमरी साइड बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, R2 डैश को यहाँ लेके आइए, ये किस में चेंज हो जाएगा, R2 डैश में। X2 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए, ये किस में चेंज हो जाएगा, X2 डैश में। और V2 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए, वो किस में चेंज हो जाएगा, V2 डैश में। तो ये आप कर सकते हो, जब हम किसी भी कंपोनेंट को सेकेंडरी से प्राइमरी लेके आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, के स्क्वायर से क्या करना पड़ता है, डिवाइड या मल्टीप्लाई, फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी डिवाइड बाई के स्क्वायर। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, दैट इज ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो ये काफी लंबा न्यू टॉपिक है, तो हम इसे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए आप इसका नोट्स बना लीजिए और अच्छे से रिवाइज करिएगा। थैंक यू वेरी मच।